दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। आपको पता है हमने पर्यावरण अध्ययन के लिए क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की हमने क्लासेस स्टार्ट की है। 2 क्लासें हो चुकी है, कंप्लीट कोर्स करेंगे इसमें हम। आपको ये कोर्स कहीं भी आपको और नहीं मिलेगा। कंप्लीट A to Z जो कोर्स होता है पर्यावरण का, वो हम करेंगे बिल्कुल फ्री, जो कि आप किसी भी और प्लेटफॉर्म से आप कम से कम 600 700 2 हज़ार रुपये का खरीदते हो, यहाँ ऑनलाइन आपको बिल्कुल ये फ्री कराया जाएगा। आपसे सिर्फ एक विनती है कि आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने साथियों को और हमारे चैनल के बारे में, छोटा सा चैनल है, ज़रूर बताएं। तो हम अध्ययन करते करते जो आ चुके थे वो आ चुके थे हाइड्रोस्फेयर के ऊपर। ठीक है, यदि हम हाइड्रोस्फेयर की हम बात करते हैं तो हाइड्रो है जो आपका, ये आपका हाइड्रो प्लस स्फेयर से मिलकर बना है। किससे मिला है? हाइड्रो प्लस। हाइड्रो का मतलब होता है जल। देखो, जहाँ भी आपको हाइड्रो शब्द मिल जाए ना, उसका समझ लेना कहीं ना कहीं पानी से है। जैसे आप वाटर है, जैसे वाटर है, वाटर के यदि हम फार्मूले की बात करें तो H2O होता है। ठीक है, H2O मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड। यानी हाइड्रो शब्द आपको जहाँ भी मिलता है, हाइड्रो का मतलब होता है जल या पानी। ठीक है, इन 2 शब्दों से मिला है हाइड्रो। हाइड्रो शब्द और स्फेयर। स्फेयर, ठीक है, हाइड्रो और स्फेयर का मतलब होता है गोला। ठीक है, तो यानी एक प्रकार से जो चारों तरफ से आपका जल से घिरा हुआ हो, या जिसे हम जल से संबंधित जितनी भी जलमंडल से पढ़ते हैं, वो सब आपकी हाइड्रोस्फीयर में आपकी आती है। ठीक है, और देखो अब पानी की उपस्थिति पृथ्वी पर किस प्रकार से है। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। वीडियो को पूरा देखें, ऐसी सामग्री और ऐसे कंसेप्ट इसमें आपके क्लियर होंगे कि आप ये कहोगे कि भाई हाँ, मज़ा आ गया। ठीक है, यदि हम बात करते हैं महासागर की, तो कुल पानी का लगभग 93.96%, कितना? 93.96% बात आती है वो कहाँ से? महासागरों से। ठीक है, उसके बाद भूजल। ठीक है, कितना है भूजल में? 4.12% पानी आपका किसका है? भूजल का है। ठीक है, हिमनद की बात करें, ठीक है, यदि हम किसकी बात करते हैं? हिमनद की, तो हिमनद से हमें प्राप्त होता है 1.65%। ठीक है, जलाशय और झीलें, यदि हम जलाशय और झीलों की बात करते हैं तो कितना? 0.19%। मिट्टी की नमी, माफ़ करिएगा दोस्तों, 1 मिनट। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, दोबारा से देख लेते हैं हम कि महासागरों से हमें, मैं सारा यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो महासागर है, ठीक है, महासागर से हमें 93.96% पानी प्राप्त होता है। यदि बात करें हम भूजल की, वो आपका 4.12%। ठीक है, हिमनद की मैं बात करता हूँ, हिमनद की, तो हिमनद से हमारा 1.65% पानी प्राप्त होता है। जलाशय और झीलें, जलाशय व झीलें, ये कितना पानी हमें देती हैं? ये एक्वायर करती है 0.19%। और मिट्टी की नमी, मिट्टी की नमी, मिट्टी की नमी की मैं बात करता हूँ तो 0.006%। ठीक है, और वायुमंडलीय आर्द्रता यानी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो कितनी होती है हमारी? 0.01%। ठीक है, नदी का पानी, कुल पानी का यदि हम बात करते हैं नदी के पानी की, तो नदी का पानी कुल पानी का लगभग इतने प्रतिशत होता है भाई, 0.0001% पानी नदियों में पाया जाता है। कुल वाटर, कुल कितना लेके चल रहे हैं हम? देखो, जब भी परसेंटेज की बात आती है तो कुल मान के चलो कितना? 100। ठीक है, 100। ठीक है, बात करते हैं 100 में से महासागरों से कितना है आपका। यदि हम मैं महासागरों से बात करता हूँ तो आपका 93.96 महासागरों से। भूजल से हमें इतना प्राप्त होता है।
हिमनद से 1.65, जलाशय व झीलें इतना एक्वायर करते हैं, मिट्टी का नमी इतना एक्वायर करती है। तो ये हमारी कंडीशन है किसकी, आपके पानी जो उपस्थित है हमारे जलमंडल के अंदर, उसकी बात कर सकते हैं। अब जैसे कंसेप्ट आता है हमारा बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर की मैं यदि बात करता हूँ तो जो बायोस्फीयर हमारा वायुमंडल, जो कि हमने पढ़ा है वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, तो इनके साथ जो अंतःक्रिया यानी इनसे ही मिलकर हमारा क्या बनता है, जैवमंडल बनता है। तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल की जो अंतःक्रिया है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं। जैसा कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है अपना कि भाई ये हमारा यदि जैवमंडल है, ठीक है, ये हमारा आपका जैवमंडल है, ठीक है, ये जैवमंडल है। तो इसके साथ अंतःक्रिया करता है आपका वायुमंडल, जलमंडल और हमारा स्थलमंडल। इन सब से ही मिलकर क्या बनता है, हमारा जैवमंडल बनता है। उम्मीद करता हूँ इस पिक्चर से बिल्कुल बात, कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी। डेफिनेशन देख लेते हैं कि जैवमंडल से तात्पर्य पृथ्वी के उस भाग से है जहाँ सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। देखो भाई, नाम ही क्या है, जैवमंडल है। जैवमंडल क्या है, जहाँ पर हर प्रकार का जीवन पाया जाता है, उसे ही जैवमंडल। तभी तो मैंने क्या दिखाया था आपको, देखो एक सेकंड रुकिए, मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। जैवमंडल वायुमंडल के साथ अंतःक्रिया है, जलमंडल के साथ अंतःक्रिया है, स्थलमंडल के साथ आपकी अंतःक्रिया है, ठीक है। ये तभी तो है क्योंकि इन तीनों में ही क्या है, जीवन पाया जाता है। इसीलिए तो जैवमंडल की वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के साथ क्या दिखाई गई है, अंतःक्रिया को दिखाया गया है, ठीक है। तो पृथ्वी के 3 परिमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, जहाँ आपस में मिलते हैं वही जैवमंडल है। समझाया था नहीं, अंतःक्रिया है इनकी। जैवमंडल की परत पतली लेकिन अत्यधिक जटिल है। किसी भी प्रकार का जीवन केवल इसी परत में संभव है, अतः यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समझ गए होगे बात को कि कैसा भी जीवन हो, हमारे 3 जगह ही जीवन मिल सकता है हमें। या तो हमें कहाँ मिल सकता है, आपका वायुमंडल में मिल सकता है, या जलमंडल में मिल सकता है, या स्थलमंडल में मिल सकता है। केवल यही संभव है। इसीलिए और इन तीनों से ही मिलकर क्या बनता है, जैवमंडल बनता है। इसलिए जैवमंडल हमारे लिए क्या हो जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाता है, जैवमंडल हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह पट्टी वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर रूप से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। यह समुद्र में जहां लगभग 10.4 किलोमीटर की गहराई तक और पृथ्वी की सतह से लगभग 8.2 किलोमीटर तक विस्तृत है। यहाँ सर्वाधिक जीवन पाया जाता है। तो पढ़ लेना भाई, इसमें कोई आपको बात लगे ऐसे, मुझे तो कुछ इंपॉर्टेंट लगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, कई बार कई आंकड़े पूछ लेते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल जीवन की अति महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। हमने पता है कि भाई वायुमंडल पढ़ा है हमने, ठीक है। वायुमंडल की हम बात करते हैं तो वायुमंडल में क्या है, विभिन्न गैसों, वायुमंडल क्या है, गैसें पाई जाती है। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको। वायुमंडल अच्छे तरीके से हम कर चुके हैं, ठीक है। वायुमंडल, ये देखिए वायुमंडल के बारे में मैंने पीछे अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं हम वायुमंडल के। तो इसलिए क्या है, वायुमंडल हमारे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। और यदि मैं इनमें पाई जाने वाली विभिन्न गैसों की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, सम्मिश्रण पाया जाता है। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी है, 78.8% है। ऑक्सीजन 20.25% है। ऑर्गन, ये मैंने आपको पीछे क्लासेस में डिटेल में पढ़ाई है, आप देख लेना कि कहाँ पर कितना है, तो क्यों टाइम की वेस्टेज की, ठीक है। तो हम देख चुके हैं वायुमंडल को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यही मैंने इसी बात का यहाँ पर जिक्र किया है कि हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन इतनी और अन्य गैसें इतनी, हम बात कर चुके हैं और ज़्यादा डिटेल में इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वायुमंडल की संरचना, अब थोड़ा और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हर कंपटीशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ से आपका फंस जाता है, हर किसी भी, चाहे वो कैसे भी प्रकार का आपका क्यों ना हो, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना रहती है,
ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं कि तापमान की, तो तापमान और घनत्व की विविधता के आधार पर, किसके, तापमान और घनत्व, ठीक है। तापमान को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, और घनत्व को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। थोड़ा सा मैं आपको इन दोनों चीज़ों की डेफिनेशन भी बताता चलूँगा कि भाई जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर टेम्परेचर होता है टू मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। और जो इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट आपको याद रखनी है, एसआई यूनिट वो होती है केल्विन। लोगों को सेल्सियस का पता है, लेकिन सेल्सियस नहीं होती, केल्विन होती है, ठीक है। तो तापमान का थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ कंसेप्ट बताता चलूँगा, 2-3 कंसेप्ट बताऊँगा आपके जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले यदि मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, तो टेम्परेचर की मैंने आपको बताया तापमान के बारे में। तापमान क्या है, तापमान क्या है आपकी, हमें ये बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस टू मेजर, किसको मेजर करता है, ये आपका मेजर या मेजर करता है किसको, किसकी डिग्री को, कोल्डनेस को या ठंड, कोल्डनेस यानी ठंड को, या हॉटनेस को, हॉटनेस यानी गर्मी को, उसी को टेम्परेचर कहते हैं। फिर मैंने इसकी एसआई यूनिट आपको बताई, एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी केल्विन, ठीक है। कईयों ने नहीं सुनी होगी क्योंकि सब क्या डिग्री सेल्सियस में हमने बात सुनी है, लेकिन एसआई यूनिट इसकी केल्विन होती है, याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 100 डिग्री सेल्सियस में बताओ कितने केल्विन होते हैं, कितने केल्विन होते हैं, तो इसका आंसर आप दे सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ कि जितने भी आपको क्या है डिग्री सेल्सियस हो, इन डिग्री सेल्सियस को आपको 273 के अंदर ऐड कर देना है, यानी 373 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन हो जाएंगे, 373 केल्विन हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात कंसेप्शन में आई होगी। और 100 डिग्री के बारे में एक और बात, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी जो वाटर है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और जमता कितने पे है, 0 डिग्री, तो इसलिए 0 को एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसको बोलते हैं -273 केल्विन। क्या बोलते हैं उसको, -273 केल्विन, ठीक है। और एक ऐसी स्केल, एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना भाई, मैं दूसरे कलर में लिखता हूँ इसको कि कहाँ पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों तापमान बराबर हो जाते हैं, तापमान बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा -40 डिग्री, ठीक है, -40 डिग्री पर, ठीक है, आपके डिग्री सेल्सियस और तापमान की जो है वो बराबर हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। ये एडिशनल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है आपको हो, और इनमें से कई बार क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आपका आया है। साथ के साथ मैंने डेंसिटी की बात करना चाहा था कि भाई डेंसिटी के बारे में हमने पता किया था, इसमें डेंसिटी का भी जिक्र है। तो डेंसिटी होता है आपका घनत्व का मतलब अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी आपकी जो होती है, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये होती है हमारी डेंसिटी, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा भाइयों, यार आज कुछ टेक्निकल इशू ज़्यादा ही हो रहा है,
तो ये होता है हमारा डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो बात करते हैं हम इसकी एसआई यूनिट की। तो जो एसआई इसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो होती है केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब इसकी एसआई यूनिट होती है। और डेंसिटी आपकी, यानी सिंपल डेंसिटी से पता है क्या है, जैसे आपका ये खेत है, ठीक है, सेम एक ये है एक ये है, यानी ये एरिया है कोई। इसमें मैंने बोला आपको कि पौधे लगाओ, एक बंदे ने तो ये ए है, ए ने कैसे लगाए, ए ने इस प्रकार से लगाए, ऐसे एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया। ठीक है, बी ने कैसे लगाए, बी ने लगाए एक ये एक ये एक ये, ऐसे ये, तो ये बी ने लगाए। तो आपसे पूछे कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, तो डेंसिटी भाई मास पर यूनिट बात करें तो यहाँ पौधे ज़्यादा लगे हैं। वॉल्यूम यहाँ ये इसका भी वॉल्यूम वी है, इसका भी वॉल्यूम वी है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ कितने 3 पौधे लगे हैं। ठीक है, 3 ट्री लगे हैं, और यहाँ देखो कितने लगे हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी ज़्यादा और इसकी डेंसिटी क्या होगी कम। ठीक है, तो ये डेंसिटी होता है, मोटा सा आइडिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि 5 परतों में बांटा गया है वायुमंडल की संरचना। पढ़ते हैं, 5 मंडल में इसको बांटा गया है। पहला है हमारा क्षोभमंडल, ठीक है, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। दूसरा है समताप मंडल, इसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा है मध्य मंडल, इसको हम मीजोस्फेयर बोलते हैं। चौथा है हमारा आपका आयन मंडल, जिसको थर्मोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा लास्ट बहिर्मंडल, जिसको एक्जोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो 5 मंडल है हमारे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। अब हम क्या है इनका अध्ययन करेंगे, बिल्कुल डिटेल स्टडी इनकी हम करेंगे। एक मोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं वायुमंडल की परतों का। ठीक है, कि ये हमारा वायुमंडल की परतें कैसी है। ये हमारा वायुमंडल है, ये बीच में हमने पृथ्वी दिखाई हुई है। ठीक है, क्षोभ मंडल की यदि हम बात करते हैं तो 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक आपका क्षोभ मंडल है। ठीक है, ये आपका इसको ओजोन रेखा बोलते हैं, इसको कामरन रेखा बोलते हैं। ये उसके बाद फिर 12 से 50 किलोमीटर तक आपकी क्या है, समताप मंडल है। ठीक है, फिर 50 से 80 किलोमीटर तक क्या है आपका मध्य मंडल है। 80 से 700 किलोमीटर तक आपका तापमंडल है। और ये आपका सबसे बाह्य मंडल है, 700 से लेकर ये आप देख सकते हो। तो आप इसका ओवरव्यू ले लो, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से कि भाई किस प्रकार से हमारी जो परतें होती हैं। ठीक है, दिखाया गया है भाई कौन सी परत में क्या है, कहाँ वायुयान उड़ते हैं, कहाँ हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, कहाँ वायुयान उड़ते हैं। ठीक है, कहाँ पर ओजोन छिद्र पाया जाता है, कहाँ पर आपके रॉकेट काम करते हैं, सब इसमें एक ओवरव्यू है। ये ओवरव्यू आप दिमाग में रखोगे तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपका सो हो जाए कि भाई देखो हेलीकॉप्टर की यदि बात करते हैं तो देखो दोनों में दिखाया गया है हेलीकॉप्टर आपका, कुछ भाग समताप मंडल तक भी और ज़्यादातर क्षोभ मंडल जात में दिखाया गया है। और यदि हम समताप मंडल में बात करते हैं तो वायुयान उड़ते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि कहाँ वायुयान कहाँ पर उड़ते, इतनी बार क्वेश्चन ये एसएससी में पूछा गया है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, और ये ओजोन के बारे में, ओजोन लेयर में पाया जाता है। और ये आपके सैटेलाइट है, कहाँ पाए जाते हैं, आयन मंडल में। ठीक है, जिसको हम तापमंडल बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको ओवरव्यू को दिमाग में रख। तो एक तस्वीर और मैं आपको लिए लेके आया हूँ इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए। ये बीच में हमारे क्या है, पृथ्वी है। ये बीच में हमारे क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं सबसे अंदर की तरफ। ये हमारा क्षोभ मंडल है। ये क्या है, क्षोभ मंडल दिखाया गया है। इतना जो ये एरिया है ये हमारा क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल को शो किया गया है, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। दोनों में नाम याद रखना है आपको, ट्रोपोस्फेयर। फिर जो ये हमारा दिखाया गया है ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं समताप मंडल। नेक्स्ट जो हमारा दिखाया गया है ये, ठीक है, ये वाला पोर्शन,
इसको हम ओजोन मंडल बोलते हैं, ठीक है, ओजोन मंडल। और ये हमारा तापमंडल, और जो सबसे बाहर है वो हमारा बहिर्मंडल है, ठीक है। जिस भी आपको डायग्राम से समझ में आता है उस डायग्राम को आप दिमाग में रखें, ठीक है। ये वायुमंडल की परतें हैं। तो हम सबसे पहले जो परत करेंगे वो करेंगे क्षोमंडल, ठीक है। तो क्षोमंडल की यदि हम बात करते हैं तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। कौन सी परत है? सबसे निचली। अब मैं दिखा के आपको आया हूँ, एक बार दिखा देता हूँ। ये सबसे निचली परत है हमारी, ये वाली देख रहे हो आप, ठीक है। इस परत की ऊंचाई विषुवत वर्ष पर लगभग 18 किलोमीटर है, ठीक है। और ध्रुवों पर इसकी लंबाई 8, ठीक है, यानी पोल्स पे कितनी है? 8 किलोमीटर है, ठीक है। और विषुवत वर्ष पर कितनी है? 18 किलोमीटर है। ऊंचाई की भिन्नता का मुख्य कारण विषुवत वर्ष पर तेज संवहनीय धाराओं का चलना है, जो धरातल की ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल की यह सबसे महत्वपूर्ण परत है। सबसे महत्वपूर्ण परत क्या है? क्योंकि भाई वायुमंडल हमारी जो कह सकते हैं पृथ्वी की नज़दीक लगती है। ये पृथ्वी का जितना भी जीवन है, जगत, जीव जगत है, जो उत्पत्ति है, विकास है, जो भी होता है ना, वो सब कुछ क्षोमंडल पर ही होता है। इसीलिए क्या है, क्षोमंडल को क्या बोलते हैं हम? सबसे ये बोल सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है। दोबारा से बोल देता हूँ कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि इस परत पर जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं या पृथ्वी में जीव जगत की उत्पत्ति या विकास की बात होती है, ठीक है। और यहाँ ये वो भाग होता है जहाँ पर वायु कभी भी शांत नहीं होती, क्योंकि देखो वायु शांत होगी, ऑक्सीजन खत्म होगी, तो उसका अंदाज़ा किस प्रकार हम लगा सकते हैं कि किस प्रकार से त्रासदी आ सकती है। तो ये इसी को हम क्षोमंडल बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इस मंडल को परिवर्तन मंडल, एक और नाम याद रखोगे आप इसका, परिवर्तन मंडल या क्षोमंडल भी बोलते हैं, ठीक है। इस मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होती है। जैसे जैसे हम इससे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर समझाया था ना अच्छे तरीके से, टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। ये दिमाग में बिठा लो ये चीज़ जो मैंने लिखी है शॉर्टकट पर, ठीक है। तब प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर औसतन 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। याद रखोगे कि लगभग 165 मीटर जाने पर कितना? 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। कितना जाने पर? 165 मीटर लगभग। ये कई बुकों में अलग भी हो सकता है, लेकिन आप अंदाज़ा सा रखोगे कि क्षोमंडल में 165 मीटर ऊंचाई जाने पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। और इसी को बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। इम्पोर्टेंट है भाई, इसको क्या बोलते हैं? सामान्य ताप ह्रास दर। इसको क्या बोलते हैं? सामान्य ताप। आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि क्षोमंडल में सामान्य ह्रास जो दर है वो क्या होती है, कि ह्रास दर 1 डिग्री सेल्सियस कितने मीटर की ऊंचाई पर आपका कम होगा। तो आपसे पूछेगा 4 ऑप्शन, तो आप 165 के आसपास जो भी आंसर होगा उस पर टिक मार के आ जाओगे, ठीक है। क्षोमंडल की ऊपरी सीमा में लगे क्षेत्र को क्षोभ सीमा कहते हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है क्षोमंडल का, यह एक संक्रमण क्षेत्र है जिसमें, देखो मैं दिखा देता हूँ कौन सा क्षेत्र बोल रहा है ये, ठीक है। आओ एक बार, ये बात कर रहा है इस क्षेत्र की, ठीक है। एक बार मैं पेन ले लेते हैं। इस क्षेत्र की ये बात कर रहा है जो कि समताप मंडल और ये वाला क्षेत्र, ठीक है, इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छे से देख लिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं क्षोभ सीमा। यह एक संक्रमण क्षेत्र है जिसमें क्षोभ मंडल और समताप मंडल की मिली जुली विशेषताएं पाई जाती है, क्योंकि तो कुछ नज़दीक है दोनों, काफ़ी मिलती जुलती तो मिलेंगी ना, जो जो नज़दीक होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम होंगी, ठीक है। यही बोल इसी को क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा, ठीक है। तो ये था हमारा क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल समझ में आया होगा आपको। सबसे पहली बात, सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत है। विषुवत, जो इसकी ऊंचाई बात करते हैं, विषुवत वर्ष पर याद रखोगे कितनी है? देखो ऊंचाई के लिए मैं अलग से लिखवा देता हूँ ऊंचाई,
ठीक है। इसकी विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर है, ठीक है। और ध्रुवों पर इसकी 8 किलोमीटर है ऊंचाई है। भाई आप सोचते होंगे भाई ऐसा क्या है, देखो पृथ्वी है ये ऐसे सर्कुलर नहीं होती भाई, ठीक है। पृथ्वी होती है हमारी ऐसी अंडाकार शेप में ऐसी, ठीक है। ये चीज़ ये होती है विषुवत रेखा, ये यहाँ पर बोल रहा है, ये विषुवत रेखा पर यहाँ पर, ठीक है। पृथ्वी के इस भाग पर तो कितनी है, 18 किलोमीटर है। और ये होते हैं पोल दोनों। मैं एक बार अलग पेन से लिख के दिखाता हूँ आपको दोबारा से बना के। हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके की होती है अंडाकार शेप में, ठीक है। ये होती है विषुवत रेखा। तो ये जो पोल होते हैं ये होते हैं, इनको बोलते हैं हम विषुवत वृत्त, ठीक है। और जो होती है ये होती है, इसको तो इक्वेटर बोलेंगे और इसको पोल बोलेंगे। इक्वेटर को विषुवत वृत्त बोलते हैं, ठीक है, इक्वेटर याद रखोगे। और जो ध्रुव है इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि ये पॉइंट ए बी, ठीक है, ये विषुवत रेखा है। ए बी क्या है, विषुवत रेखा, ठीक है। तो इस विषुवत रेखा के इसके अनुरूप यदि हम बात करते हैं, देखो इसके पृथ्वी है, ये पृथ्वी के क्या होगा, ये क्षोमंडल ऐसे है इसके चारों ओर, ये क्षोमंडल है, क्षोमंडल का दायरा बनाया है मैंने। तो यदि मैं ये बात करता हूँ इसके ऐसे बात करता हूँ पृथ्वी के सेंटर से, ये वाली पृथ्वी के सेंटर से ये, तो ये तो है 18 किलोमीटर, ठीक है। और यदि मैं यहाँ से पोल्स की बात करता हूँ पोल पे, तो ये कितनी है, 8 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों बात आपको समझ में आ चुकी होगी, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। फिर भी नहीं है तो भाई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पृथ्वी पर कोई भी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हों या कुछ भी जीव जगत जीवन की उत्पत्ति या विकास की बात हो, ठीक है। और यहाँ पर कभी भी जो वायु है वो कभी शांत नहीं होती, ठीक है। क्षोमंडल, इसको परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं, इसको क्या है, परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं। और ह्रास दर की यदि हम बात करते हैं, ताप ह्रास दर, ठीक है, वो कितना है, 165 मीटर चलने पर आपका 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम होता है। इसको बोलते हैं ताप ह्रास दर। क्षोभ सीमा के बारे में हम बता चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर्टीज है समताप मंडल की और आपकी स्ट्रेटोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल की क्या है, लगभग सेम होती हैं। तो आज की क्लास को ज़्यादा लंबी न करते हुए यहीं तक करेंगे। और आपको फिर भी कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो भाई कमेंट बॉक्स में करें और आप हमें बताएं कि आपको ये हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है। और वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई हमारे चैनल के ब्रांड मास्टर आप ही हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।